अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वाइज में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराज, स्टूडियोज़ में मेरे साथ है ज़ैद हुसैन साहब और वीडियो लिंक पे कनाडा से हमें ज्वाइन किया है आरफा नूर ने। नाज़रीन, अपनी विक्ट्री स्पीच में अपने आप को और अपनी मुमकिन हुकूमत को एहतसाब के लिए पेश करने वाले इमरान खान साहब, जो अब मुमकिन तौर पे प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे, बाज़ाब्ता नामजदगी भी उनकी पार्टी की तरफ से हो गई है इस प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। आज खैबर पख्तूनख्वा के नैब के सामने वो पेश हुए हैं, जो मुबैना तौर पर हेलीकॉप्टर का जो गैर कानूनी और गलत इस्तेमाल था, और कहा यह जा रहा है कि जो 70 मिनट तक वो नैब के सामने वहाँ पे मौजूद रहे हैं और कुछ 7 सवाल थे जिनके उन्होंने जवाबात दी हैं वहाँ पे। ये 70 मिनट तक ये सिलसिला चलता रहा है और इस इक़दाम को नैब के लियामे में मुस्बत कदम करार दिया गया है कि उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब ने इसको बड़ा एक पॉजिटिव इक़दाम कहा है, तो उसका जिक्र नैब के लियामे में भी किया गया है। इसके साथ उन्होंने पेशावर में पार्टी की पार्लिमानी कमेटी से भी खिताब किया है। उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि अब हर शख्स का बड़ा एक कड़ा एहतसाब करना होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़रा को सुबह 9 बजे आप ऑफिस में आना होगा और साथ में ये भी कहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर होंगे और वहाँ की काबीना 3 माह का प्रोबेशन पीरियड होगा, जो कि सरकारी नौकरी में भी होता है, जिसके दौरान देखा जाएगा कि परफॉर्मेंस कैसी है काबीना की। अगर अच्छी हुई तो यकीनी तौर पे कंटिन्यू करेगी, अगर नहीं तो फिर इसके अलावा कोई भी फैसला हो सकता है। यकीनी तौर पे फिर वो कहना चाह रहे हैं कि फिर लोगों को तब्दील भी किया जा सकता है। और ये उनके नैब के अंदर पेश ये कैसे वक्त में हुए कि जब साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, उनकी साहबजादी और दामाद लंदन में गैर कानूनी प्रॉपर्टीज़ के केस में अडियाला जेल में सज़ा भुगत रहे हैं, और साथ में जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं और उनकी हमशीरा फलिया तालपुर साहबा, उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का एक इल्ज़ाम है। 35 अरब से ज़्यादा रकम है जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है जाली अकाउंट्स के ज़रिए, और कहा जा रहा है कि शायद उनको भी GIT का सामना करना पड़ सकता है। फिर जिक्र होगा इलेक्शन कमीशन का, जिसने आज 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात हैं उनके जो कामयाब उम्मीदवार हैं उनके नोटिफिकेशन जारी कर दिए है। अगर से 840 में से 815 के किए गए हैं, और कहा जा रहा है कि सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के मजबूरी तौर पे 25 नशिस्तों के ऊपर जो नोटिफिकेशन है और रोक दिए गए, जिसके अंदर जो सरकर्दा और अहम नाम है उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने, साबिक डिफेंस मिनिस्टर इमरान खान साहब के भी एक आध पे किया गया जो, और 3 के ऊपर मशरूत तौर पर उनको नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फैसल वाडा साहब हैं, शौकत यूसुफजई हैं और ब्रिगेडियर इजाज साहब हैं, जिनके नोटिफिकेशन रोके गए हैं। कहा यह जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ये नतायज रोकना बड़ा तशवीशनाक है, इससे जो आगे का अमल है जो पार्लिमान का वो मुतासर हो सकते हैं, इक़्तिदार की मुंतकिली उसमें ताख़ीर हो सकती है, और चीफ जस्टिस साहब से कहा गया कि इस मामले का नोटिस लिया जाए। फिर जिक्र होगा जनरल रहीस शरीफ साहब का, जो बतौर इस्लामी फ़ौज के सरबराह के तौर पर तैनात हुए 2016 में सऊदी अरब में। अब सुप्रीम कोर्ट को अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मुत्तले किया है कि उनका जो NOC है बुनियादी तौर पे वो उस वक्त की वजारत दिफा ने जारी किया था और काबीना से इसकी मंजूरी नहीं ली गई थी, जो कि बड़ी ज़रूरी थी। और अब सुप्रीम कोर्ट अदालत ये कह रही है कि मामला आने वाली काबीना के सामने रखा जाए, क्योंकि कानून के जो तकाज़े उनको पूरा करना ज़रूरी है। अब देखना ये है कि जो नई काबीना आती है इस पर क्या फ़ैसला करती है, इस पर भी जिक्र होगा। और प्रोग्राम के आखिर से मैं जिक्र करेंगे हम सऊदी अरब और कनाडा के दरमियान जो सफारती तनाज़ है वो शदीद होता जा रहा है। पहले इब्तदाई मरहले में हमने देखा कि कनाडा की तरफ से कुछ ब्लॉगर्स थे जिनको गिरफ़्तार किया गया सऊदी अरब के ऊपर में, और उनके ऊपर एहतजाज हुआ, तशवीश का इजहार किया गया, जिसके नतीजे में पहले मरहले में जो सऊदी अरब है उन्होंने सऊदी हुकूमत ने कनाडा से अपने उनके सफ़ीर को मुल्क बदर किया गया, और फिर उसके बाद फ़िज़ाई राब्ते भी जो हैं वो भी मुनक़ता कर दिए गए हैं। अब ये मामला और संजीदा और शदीद होता जा रहा है। देखना यह है कि इसका इख्तिताम कैसे होगा। पहले चलते अपनी टॉप स्टोरी की तरफ। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। शरीफ खानदान को बच्चा भी आता था, और इधर प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, CM, स्पीकर साहब और एक MNA इलेक्ट बाबर रवान साहब के साथ जा रहे हैं, और ग्रोडें खुली भी हैं माशाल्लाह। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। जैसा इनफैक्ट आज जो नैब के सामने इमरान खान साहब पेश तो हुए हैं, और मैं तो इस बात पे भी हैरान हूँ कि अगर जिसके अंदर कोई खबरियत नहीं है, नैब का जो एलामिया है उसमें कहा गया कि इसको बड़ा मुस्बत कदम करार दिया। इमरान खान साहब ने एक मुलज़म के तौर पे पेश हुए और उन्होंने जो ये स्टेटमेंट वहाँ पे दी है उसको भी नैब ने अपनी
प्रेस रिलीज़ का हिस्सा बनाया है, तो मुझे बड़ी हैरानगी हो गई कि ये बात करने की ज़रूरत क्या थी। दूसरा सर, जब 2014 में वो धरने दे रहे थे या जब पनामा का मामला आया, उस वक्त भी देखा जाए तो इलेक्शन धांधली पे एक इल्ज़ाम था, उसके बाद पनामा भी इनिशियली तो इल्ज़ाम ही था, लेकिन खान साहब बार बार ये कहते थे क्योंकि मियाँ साहब आप पे इल्ज़ाम है, आप स्टेप डाउन कर जाएं, प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ दें, और जब आप इस इल्ज़ाम से बरी हो जाएं तो वापस आके बैठ जाइएगा। लेकिन अब ख़ुद उनके ऊपर इल्ज़ाम है, वो ये एक तरह से कानून और ज़ाब्ता नहीं अपना रहे। जब तक इल्ज़ाम से बरी नहीं हो जाते तब तक उनको चाहिए था कि अपनी पार्लिमानी कमेटी से भी कहते कि मुझे प्राइम मिनिस्टर नामजद ना करें, मुझ पे एक इल्ज़ाम है, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता मुझे किसी इस बड़े ओहदे के लिए आप नामजद ना करें। लेकिन वो होने भी जा रहे हैं, कल को प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएंगे। उस वक्त उनका ये स्टैंस था कि जब आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो फिर इदारे खुल के काम नहीं कर सकते, आपके खिलाफ कैसे खुल के तहकीकात करेंगे। और ये बात ठीक भी है, अजहर खान केस के अंदर हमने देखा है, अगरचे सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन 4-4.5 साल तक FIA उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सका। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन खुद प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। देखिए, इसमें एक दो बातें हैं। एक तो ये है कि इस वक्त कोई इल्ज़ाम नहीं है, अभी ये इन्वेस्टिगेशन है, उनसे पूछगछ की जा रही है इमरान खान से कि जो है ये क्या, ये आप उसका जवाब दें कि ये चीज़ हुई है। इल्ज़ाम तो उस वक्त लगता है जब आप चार्जशीट करते हैं। मेरे ख्याल इसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि चार्जशीट जब करते हैं तो उसकी नौयत बहुत मुख्तलिफ होती है। एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो तो क्या कहते हैं, इब्तदाई मरहले होते हैं कि आपको कोई चीज़ें, अगर किसी चीज़ पे शक है तो आपकी जवाबदेही करते हैं। ऐसे तो मेरे ख्याल फिर दुनिया का कोई कारोबार, क्योंकि अभी नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर काफ़ी अरसे से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो उस पर अहदे पे भी हैं, क्योंकि जब तक आप पे इल्ज़ाम जो है ना लगे उस वक्त तक ये कहा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन तो हर चीज़ की हो सकती है। आरफा आपकी तरफ आते हैं। इनफैक्ट आज का उनका जो इकदाम है बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, और नैब ने तलब किया, वहाँ पे गए भी हैं, 70 मिनट बैठे हैं, सवालों के जवाब भी दिए हैं, और ख़ुद नैब भी उसको अप्रिशिएट कर रहा है। लेकिन आपको लगता है कि जो उनके मुतालबात पहले थे माजी में, जो नवाज शरीफ साहब से किया करते थे, अब उनको इस बड़े ओहदे के लिए जाना चाहिए? जबकि अगरचे इनिशियल इल्ज़ाम है, लेकिन नैब तो ये भी कह रहे हैं कि उनके पास बड़े नाकाबिल तरदीद सबूत हैं कि जो हेलीकॉप्टर KPK में यूज़ हुआ है वो गैर कानूनी था, उसका उनको इस्तेकाक नहीं था। शिराज साहब देखें, इसके अंदर जो मैं हमेशा से बात कहती रही हूँ कि मसला जो है वो हमारे अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस में है। जैसे जाहिद साहब ने कहा कि अभी इल्ज़ाम तो नहीं लगा है, अभी तो एक इंक्वायरी हो रही है, तो अगर इंक्वायरी हो रही है तो इसको इतना पब्लिक करने की क्या ज़रूरत है, इसका एक मीडिया स्पेक्टिकल बनाने की क्या ज़रूरत है। नवाज शरीफ साहब के भी केस में यही हुआ, जो नैब की पिछले दिनों हम पंजाब में कार्रवाई देखते रहे हैं वो भी यही थी, और अब इमरान खान साहब के केस में भी यही है कि अगर आप इंक्वायरी कर रहे हैं, और वो भी एक ऐसे आदमी की जो एक पहले वजीर आजम थे, उसके बाद एक पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, और अब जो वजीर आजम इलेक्ट है, तो उसके लिए आपको एक पूरा कि हमने उनको बुलाया है, अब वो आ रहे हैं, अब वो आ चुके हैं, अब उनकी इतने घंटे क्वेश्चनिंग हुई, वो बहुत अच्छी हुई, बुरी हुई, फिर वो चले गए। ये कोई तरीका नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इशू ये नहीं है कि ये शहबाज शरीफ साहब हैं या इमरान खान साहब हैं या नवाज शरीफ साहब हैं, ये हमारे मुल्क के बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट्स पे हैं, और हमें जो इज्जत देनी है या हमारे इंस्टीट्यूशंस को देनी चाहिए वो उन पोस्ट्स को देनी चाहिए। कि ये कोई तरीका नहीं होता है कि हमारे इतनी जो इंपॉर्टेंट पोस्ट्स पे हैं उनके ऊपर जो लोग हैं उनको इस तरह बुलाया जा रहा है, और अगर बुलाया भी जा रहा है तो इसकी खबर जो है वो पब्लिक नहीं होनी चाहिए। इसको तब तक जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता बहुत डिस्क्रीटली होना चाहिए, पब्लिक नहीं होना चाहिए, ये इशू रहता है। द मोमेंट यू मेक इट पब्लिक, आप बेसिकली ये नहीं कर रहे, आप उस जो पोजीशन है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, मुझे लगता है हम उसको कमजोर कर रहे होते हैं। जी देखिए, हाँ, इन्वेस्टिगेशन हर जगह चलती है और इंक्वायरी भी होती है, दुनिया भर में होती है। वही मैंने पहले बात की, तो उसको ये बात सही है कि उसको इतना बड़ा स्पेक्टिकल बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर इस पे हर दफ़ा कोई इस्तीफ़ा दे दे तो मेरे ख्याल इस मुल्क को फिर मुल्क में कोई हुकूमत चल ही नहीं सकती है। क्योंकि आपको याद होगा कि जो है शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन पर भी कई दफ़ा इंक्वायरी हो रही थी, बासपुरुष हो रही थी, तो उसकी नौयत बहुत मुख्तलिफ है। उनको बाकायदा किसी जगह चार्जशीट नहीं किया गया था। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये थी कि अब इसमें जो है अब के जो इमरान खान साहब ने, अब वही बात आपकी सही है
कि मेरे ख्याल इस पे नैब की तरफ से कोई अलामिया नहीं आना चाहिए था। आपको ये कहने का कोई हक नहीं पड़ता है कि बहुत, उन्होंने कहा है कि बहुत मस्बत है। आपका काम सिंपली यही है कि अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो उसको उसी तरह से रखें और खामोशी से वो चीज़ ख़त्म ना हो जाए। उसकी पब्लिसिटी करने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अभी और सारी बातों पे आपने बात की कि जो इमरान खान साहब ने ये बात की है। जी जाहिद साहब, मैं साथ में भी कह रही थी, आप दोनों जो कर रहे थे यही रेजिग्नेशन के ऊपर, तो देखें दुनिया के अंदर जब भी कोई ऐसा वाकया होता है तो ऑब्वियसली ऑपोजिशन की तरफ से तो हमेशा एक डिमांड आती है कि इस्तीफा दे दिया जाए, फौरन दे दिया जाए। और मगर जब तक हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं होगा तो तब तक ये हम रेजिग्नेशन के पॉइंट पे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ये तो अकाउंटेबिलिटी जो होती है इवेंचुअली पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर से आनी चाहिए ना, कि उनको कब ये लगता है कि हमारा एक पर्टिकुलर लीडर है या मिनिस्टर है उसके ऊपर इल्जाम इतना बड़ा लग चुका है कि उससे हमें नुकसान होगा और वो उसकी वजह से वो प्रेशर डालते हैं कि वो इस्तीफा दे दे। हमारे यहाँ वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस पार्टीज का तो है नहीं। ऑपोजिशन की तरफ से हर छोटी बात पे एक डिमांड आती है कि आप इस्तीफा दे दें, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करती हैं कि वो पब्लिकली तो अपने लीडर को या जो भी होता है उसको सपोर्ट कर रही होती हैं, जैसे कि PMLN ने नवाज शरीफ साहब के केस में किया और अब PTI प्रोबेबली इमरान खान के केस में करेगी अगर ये केस जो है वो कहीं आगे चलेगा। और जब अनऑफिशियली कह रहे होते हैं कि ओहो बड़ा बुरा पीपल्स पार्टी कर रही है जी। लेकिन ब्रेक का वक्त था कि जैसे मैं आपसे ये पूछूंगा, अगर अज्यूम कर लिया जाए कि यहाँ पे उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाते हैं तो फिर खान साहब वो ओहदा छोड़ देंगे और जब तक इससे बरी नहीं होंगे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। और साथ में सर परवेज इलाही साहब के खिलाफ रेफरेंस चल रहा है, अलीम खान के मामले में बात बहुत आगे चली गई, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि इन लोगों को अवामी ओहदे नहीं दिए जाएंगे, ना स्पीकर बनाया जाएगा, ना वफाकी और सूबाई वजीर बनाया जाएगा? मेरिट तो फिर यही बनता है ना सर। नहीं, बात ये देखें, बात सुने, ये जब तक मैं पहली बात कर सकता हूँ, कहीं भी ये कानून नहीं होता है कि जब आप पे एक इन्वेस्टिगेशन, जब तक के आप एक्यूज ना हो जाए। सही, एक्यूज उसमें एक्यूज हो तो फिर मुमकिन है कि हो सकता है कि कुछ होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जिक्र होगा 25 हलकों पे इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन रोक दिया है उम्मीदवारों का, गोया के जो इलेक्ट होने वाले हैं, और PTI को ये खदशा है कि शायद इससे इंतकाल इक़्तिदार का जो मरहला है वो ताख़ीर का शिकार हो सकता है। कितना वजन है इसमें, छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। आप कहते हैं धांधली हुई, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, हम सारे हलकों को खुलवाएंगे जो आप कहते हैं। पहले खुलेंगे तो इमरान खान साहब MNA नहीं होंगे इस हल्के से। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। जैसा इनफैक्ट कोई 25 हल्के हैं जिसमें से 9 कहा जा रहा है कि कौमी असम्बली के भी हैं, और अगरचे भी वक्त है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब शायद 15 को जाके कहीं हो, लेकिन वो PTI के जो पहले मरहले पे विक्ट्री स्पीच के अंदर खुद खान साहब फरमा रहे हैं कि जिस हल्के पे भी आपको एतराज़ है, सब हल्कों पे है, हम खुलवाएंगे, आपके साथ खड़े हैं। एक तो ये है कि जब वो साद रफ़ीक साहब पहुँचे हैं हाई कोर्ट में कि पूरी काउंटिंग होनी चाहिए, रिकाउंटिंग होनी चाहिए, आप चले गए सुप्रीम कोर्ट में, उस फैसले को कलम करवा दिया, तो मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं थी ये करने की जो PTI की तरफ से हुई। अब ये खदशात का इजहार किया जा रहा है, अगर रुकते भी हैं तो PTI को 3 एक तरह से सीटें हैं जिनके ऊपर आप कह सकते हैं कि आपको काउंट में कम हो जाएंगी, लेकिन साथ में नून लीग भी 2 कम होगी। ये गैर जरूरी खदशात नहीं आपके ख्याल में इनका इजहार करना? एक इसको खामखा तूल भी देना नहीं चाहिए। देखिए जो उसूल है, जो क्या कहते हैं, जो इलेक्शन कमीशन के उसूल जो हैं उसको पूरी तरह करना चाहिए कि जिसमें ये होता है कि आपकी अगर एक ख़ास जो है तादाद से कम फ़र्क है तो आपको फिर उसमें रिकाउंटिंग होती है, लेकिन उसके लाइम तन्हाई कोई चीज़ नहीं हो सकती है कि आप जो है मुस्तकिल काउंटिंग करते रहें, उसके तो फिर पूरा प्रोसेस जो है ख़त्म, कोई ना कोई तो एक लिमिट ज़रूर होनी चाहिए। 10% हुए ना, अब खालिद साद रफ़ी कहते हैं कि पूरा जैसे किसी ज़माने में अपना जहांगीर तरीन साहब ने पूरे हल्के की रिकाउंटिंग करवाई थी। तो नहीं, तो वो तो एक बात ये आती है कि उसको भी एक कायदे के तौर पर चलता रहा था। मेरा ख्याल ये कि इमरान, जब वही बात आ रही है कि अपोजिशन में जब लोग होते हैं तो उसमें मुतालबात कुछ और होते हैं। ये तो एक प्रोसीजर जो है वो होना चाहिए जो कि भी इलेक्शन कमीशन का है,
और वही उसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम बन के आई है कि काफ़ी हमारे यहाँ हर चीज़ कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब जो है फिर जो है लाहौर हाई कोर्ट में चले जाते हैं, नोटिफिकेशन रुक जाता है। तो मैं ख्याल नोटिफिकेशन रोकने का कोई जवाब बाद दफ़ा बन के नहीं आता है। एक प्रोसीजर जारी रह सकता है और उसके साथ साथ जैसे एफर्ट्स कीजिए कि जैसे इसाद रफ़ीक का और इनका था जहांगीर तरीन का, तो कभी नोटिफिकेशन रोका नहीं गया। वो प्रोसीजर जो है चलता रहा और चलना भी इसी तरह चाहिए, वरना तो फिर कोई चीज़ काम नहीं कर सकती। आप कल चैलेंज कर दें लाहौर हाई कोर्ट या कोई और सिंध हाई कोर्ट, उस पर वो जो स्टे ऑर्डर दे दें, तो फिर तो मेरा ख्याल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता यही बात आएगी कि नोटिफिकेशन सबका रुक जाएगा। मेरे ख्याल लाहौर हाई कोर्ट को भी फैसला करना चाहिए कि जल्दी जो भी हेयरिंग है, जो भी 2-3 दिन में निपटा देना चाहिए, खत्म करें उसको, या जब है फिर इलेक्शन कमीशन को दोबारा भेज दें। लेकिन आरफा इनफैक्ट अगर हम प्रोसीजर की बात करें जो प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब है, जी आपको लगता है जो खदशात का इजहार किया जा रहा है बड़े वैलिड हैं कि जी इंतकाल इक़्तिदार में कहीं ताख़ीर हो सकती है सिर्फ 3-4 सीटों का नोटिफिकेशन रोकने से? आपको लगता है किस बात में वजन है? नहीं, मुझे ये तो नहीं लगता। ये तो अभी हम नहीं कह सकते इस स्टेज पे इतनी आसानी से कि कोई प्रॉब्लम होगा ट्रांसफर ऑफ पावर में। मगर बात तो वही है जैसे जाहिद साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सियासतदानों को और हम सबको अपने इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा इतना कम होता है कि हम जो भी एक काम होता है उसके बाद हम सोचते हैं कि इसमें कोई मसला हुआ है और हम कोर्ट्स के पास चले जाते हैं। और ये बात सिर्फ पीटीआई की नहीं है, जो इमरान खान साहब ने पहले कहा कि हम सब हलके खोल देंगे, अब वो खुद चले गए हैं। ये मत भूलें कि पीएमएलएन ने कितना शोर डाला कि कोर्ट्स की वजह से हम काम नहीं कर पाते और कोर्ट्स को हर चीज में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और अब पीएमएलएन के लीडर्स भी जो है वो कोर्ट्स चले गए हैं रिकाउंटिंग ऑर्डर करने के लिए या नोटिफिकेशन को रोकने के लिए। तो ये तो जो है ना, अगर वो मसला ये है कि हम ट्रांसफर ऑफ पावर जो इंस्टीट्यूशनल तरीके से होता है उसके ऊपर हम सबका भरोसा नहीं है ना। हमें लगता है कि इलेक्शन ठीक हुआ है, उसके बाद जब वो हो जाता है तो हम उसको रोकने की भी कोशिश करते हैं। अगर आप सिर्फ एक एग्जाम्पल देख लें, जो अमेरिका में गोर और बुश का इलेक्शन हुआ था उसके ऊपर कितने सवालात उठाए गए थे, वो सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने इवेंचुअली फैसला यही किया था कि जो स्टेबिलिटी है सिस्टम की वो सबसे अहम है, इसलिए आप पावर ट्रांसफर कर दे। इसमें हम नहीं घुस सकते कि अब क्या हुआ था और वोटिंग में क्या मसाइल थे। तो आई विश कि हमारे सियासतदान भी अब इस पॉइंट पे पहुंच जाए जहां उनको ये एहसास हो कि अब कई चीजें अगर सही नहीं भी हुई तो हम प्रोसेस को नहीं रोक सकते। और ये हर चीज कोर्ट में जा क्यों रही है? मेरा तो सवाल ये है इस वक्त कि ये तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाना चाहिए, ये कोर्ट्स में जा क्यों नोटिफिकेशन और अब पीएमएलएन चली गई है जी। और सबसे लेकिन वो तो प्रोसीजर है ना, आप क्या करें? वो तो प्रोसीजर जा सकते हैं, आपको ट्रिब्यूनल नहीं सुनेगा तो फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, वो जाएंगे, वो जरूर जाए, लेकिन ये कि हर कदम पे नोटिफिकेशन रोकने की बात। हाई कोर्ट के अंदर तो टेक्निकली इस इशू को जाना चाहिए जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के बाद। अगर आपको इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला पसंद नहीं आया तो फिर उसके बाद फोरम तो आपके पास हाई कोर्ट का आ जाता है ना। हाँ, बट यहाँ तो ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गया भी नहीं है, के अंदर नहीं गए हैं, मतलब वहां से तो पीटीआई के भी चले गए हैं, पीएमएलएन के भी चले गए हैं, लाहौर हाई कोर्ट पहले गए हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल। जी सही। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि ये कितना एक अजीब बात है कि हम खुद ही एक, और ये पीएमएलएन वाले गए हैं जो पिछले 5 साल हमें तवातर से बताते रहे हैं कि जब कोर्ट्स को जो है वो नहीं इंटरफेयर करना चाहिए हमारे मामलों में और हुकूमत इस तरह नहीं चल सकती और हम फैसले नहीं कर सकते। अब पहला जो उनको मौका मिला वो फौरन हाई कोर्ट चले गए और उन्होंने खुद प्रोसेस के अंदर झटका डाल दिया। सो ट्रांसफर ऑफ पावर का तो मेरे ख्याल में बाद में एक इशू आता है, पहले तो हमें ये देखना है कि ये कब फैसला करेंगे कि हमने एक सिस्टम को चलने देना है स्मूथली। अपनी बारी आती है तो सबको कोर्ट्स बुरे लगने लगते हैं, जब ऑपोजिशन में बैठ जाते हैं तो फिर इनको कोर्ट के अलावा नजर। अहम बात यही है सब, इनफैक्ट सिस्टम को तो चलने दे ब्रादर, ये है कि अब सिस्टम को डिसरप्ट करने की कोशिश करते हैं। एक और बात भी है इफ्तिखार, वही बात आती है कि अगर आप हर चीज़ पे एक भी कोई चला जाए कोर्ट में आप नोटिफिकेशन रोक लें तो फिर तो वही वो बात नहीं बनती है। देखिए कई एक आपके पास मौजूद हैं, आपका इसके बाद इलेक्शन कमीशन में एक फोरम आपके पास मौजूद है, जब वहाँ पे मुतमईन नहीं होते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के। ये बात हकीकत है
कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में बार फैसले साल चले जाते हैं, वो चीज़ें खत्म होनी चाहिए। पार्लियामान की मुद्दत खत्म हो जाती थी, फैसला नहीं हो पाता था। लेकिन उसको फिर दुरुस्त करना चाहिए, उस सिस्टम को गिरफ्तार, बजाय इसके कि फिर हम उसके ऊपर एक और पैरेलल सिस्टम बनाना शुरू कर दें। और मेरे ख्याल में आप ठीक कह रहे हैं, अदालतों को भी चाहिए कि इस मामले के ऊपर जो राइट फोरम है वहाँ पे चीज़ों को भेजा जाए, रादर जाए कि किसी और फोरम पे इनको सुना जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जिक्र होगा जनरल रईस शरीफ साहब को जारी होने वाले NOC का, उसमें कानूनी तकाजे क्यों पूरे नहीं किए गए और सुप्रीम कोर्ट ने अब नया ऑर्डर क्या जारी किया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। साबिक आर्मी चीफ जो इस वक्त इस्लामी फ़ौज के सरबराह हैं सऊदी अरब में, ज़ाहिर साहब आपके नॉलेज में हैं, मामला दोहरी शरीयत का चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल भी उठा कि दो अहम अफसरान साबिक DGSA जनरल पाशा और फिर जनरल रईस शरीफ के बारे में पूछा गया कि क्या इन्होंने NOC हासिल किया था, क्योंकि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान सर्विस एक्ट है सर, उसकी सेक्शन 5 ये कहती है कि आप कम अज़ कम 2 साल रिटायरमेंट के बाद किसी किस्म का कोई जो है वो मुलाजमत नहीं कर सकते। और जब राहिल शरीफ साहब का मामला आया तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने यह बताया कि जी बुनियादी तौर पे तो कानून ये कहता है कि वफाकी काबीना अप्रूवल देती है, इस तरह का कोई NOC जारी करता है। बट इनके मामले में दरख्वास्त GHQ में की, GHQ ने कोई एतराज़ नहीं किया, वजारत दिफा में की और वज़ीर दिफा साहब ने एक NOC जारी कर दिया गया। गोया कि रूल्स को वायलेट किया गया और उसके तहत उनको दिया गया। अब मामला अगली काबीना, गोया कि खान साहब के लिए एक और मुश्किल भी पैदा होने वाली है। मुश्किल नहीं है, लेकिन बात यही आती है कि अजीब मसले मसाइल हो जाते हैं। ये इस वाक़े को तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गया। जी हाँ, 16 में गए थे वो, 2016 में गए थे। मसला ये आता है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि खिलाफ वर्जी है, कानून जो है उस पर अमल दरामद उस वक्त भी होना चाहिए था। हमें तो यही चीफ उस वक्त शायद ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर थे, उनके बयान आए थे कि हमने उनको NOC दे दिया है। NOC देने के बाद गए कौमी असम्बली में खड़े होकर, अच्छा हाँ, ये सारी बात जब इन पे एतराज़ हुआ, वो अलग मसला था कि उस पर बहस ज़रूर हुई थी और होनी भी चाहिए थी कि क्या यानी कि उनको ज़रूरत है भेजे जाने की, एक पॉलिसी मैटर के तौर पे। पॉलिसी मैटर ये था कि भाई के राहिल शरीफ साहब को जो है इस किस्म की जो एक बैनुल-अक़वामी फ़ौज बनाई जा रही है, जो है वो हमारे मुल्की मफाद में नहीं है कि वहाँ जाएँ, वो तो एक अलग इशू बन के आता है। लेकिन बात ये आती है कि जब खुद गवर्नमेंट ने उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने उसको इस डिसीजन को ऑन किया है, तो अब मसला ये आता है, ये तो तय कर लें कि गैर कानूनी है तो उसको स्ट्राइक डाउन करें। उसके बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़ सर कराची से भी आ रही है कि सुपर हाईवे के ऊपर कराची में फैक्ट्री है जिसके मुलाजिम ने कहा यह जा रहा है कि तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, अदायगियाँ नहीं हो रही थी, असला उठाया, अंदर दाखिल हो गया और उसने वहाँ जाके वहाँ पे अपने साथियों को जाकर बना लिया है कि जब तक वाजपात नहीं दिए जाते इन लोगों की ज़िंदगी को ख़तरा रहेगा। ये अगरचे सिर्फ मेरे ख्याल एक इदारा नहीं है सर, पाकिस्तान में हज़ारों ऐसे इदारे होंगे जहाँ पे बहुत से मुलाजमीन बेचारे नौकरियाँ करते हैं लेकिन उनको या तो तनख्वाह मिलती नहीं है या फिर वक्त पे नहीं मिलती। ये क्या आप लोग खुद इन मामलों को एड्रेस करें या रियासत का भी यहाँ पे कोई किरदार बनता है? इफ्तिखार, इस किस्म की तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। इसका मतलब मसला तो है ना सर, अगर चूल्हा बंद हो गया, कोई मुलाजिम जो है फ़र्ज़ कीजिए कि इसका मतलब ये तो नहीं है कि हथियार उठा ले, तो थोड़ी सी ये बात करनी चाहिए कि एक मसले तो होते हैं, बहुत सारे हैं इस मुल्क के अंदर, हज़ारों या लाखों इस किस्म के मसाइल हैं जहाँ लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। लेकिन मैं वही इस पर आ रहा हूँ कि जो है अगर फ़र्ज़ किए कोई इस पर हर शख्स जो है वो इसको इसी चीज़ को देखा देखी जो है आप हथियार उठा लेते हैं, तो फिर तो कहीं पे कोई मसला हल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ कानून भी जो है बहुत सुस्त है, यहाँ पे जो फैसले भी बहुत मुश्किल से होते हैं, अदालतों में आप जा नहीं सकते हैं, कार्रवाई अगर आप पावरफुल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है, एक डेस्परेशन भी मौजूद होती है कि आप क्या करें। लेकिन ये कि इस चीज़ को हाईलाइट करने से ये नहीं होना चाहिए कि आप कहें कि जी वो उसको ये मजबूरी थी और मजबूरन उसने हथियार उठा लिया, ये चीज़ किसी तौर भी जायज़ नहीं। आरफा, इसी मामले पे मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। लेकिन अमेरिका में तो हमने देखा है इस तरह के वाक़यात कि इसके अंदर कोई शख्स गन उठाता है, शॉपिंग मॉल हो, स्कूल्स के अंदर जाके फायरिंग कर देना, लोगों की जान ले लेना। पाकिस्तान में अगरचे एहतजाज के और बड़े तरीके इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये पहला अपनी नौयत का है कि जिसके अंदर एक मुलाजिम इस बुनियाद पे कि उसको तनख्वाह नहीं मिल रही, उसको वाजबात नहीं मिल रहे, हौसला उठा रहा है, अंदर जा रहा है। एक तो ये बताया कि ट्रेंड कितना ख़तरनाक है। फिर अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब रियासतें इन मामलात को हल नहीं करती, लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करती, तो फिर यकीनी तौर पे लोग डेस्परेट होकर ये इकदाम करते हैं।
शिराजी साहब, यहाँ इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि अमेरिका का एग्जाम्पल इसमें बहुत यूनिक है, जो फ्रीक्वेंसी है वहाँ वाकयात की, और जिसकी वजह से बहुत से लोग हमेशा ये कहते रहते हैं कि अमेरिका में अगर ये वाकयात बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसकी वजह जो है वो वहाँ के बहुत जो कमज़ोर लॉज या कंट्रोल है गन एक्विजिशन का, कि आपके पास वेपन्स इतने फ्रीली मौजूद हैं और कोई भी जाके इतनी आसानी से निजाम ना होना वहाँ पे। जी जी, ये उसकी वजह से होता है। देखिए, और दूसरी चीज जो है, जो चाहे अमेरिका में हो या यूरोप में भी जब बहुत कम इस तरह के वाकयात होते हैं तो हमेशा वो जो इंसान होता है उसकी मेंटल हेल्थ का इशू जो है वो हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि जो बात अभी आप और जाहिद साहब भी कह रहे थे कि ये बहुत सारे मसाइल होते हैं माशी, लोगों को नौकरियां नहीं मिलती या तनख्वाह नहीं मिलती, पर उस पर हर कोई तो बंदूक उठा के वहां नहीं पहुंच जाता। जो फायरिंग के इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें एक इंसान किसी भी वजह से, कई दफे उसको गुस्सा होता है किसी सोशल इशू के ऊपर, वो अगर जाके अटैक करता है तो चांसेस होते हैं कि उसकी मेंटल हेल्थ का भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें भी अपने केस में ये देखना पड़ेगा कि ये जो साहब हैं जिन्होंने ये किया, जब उनसे कोई बात हो कि क्या वजह थी कि उन्होंने इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप लिया। हो सकता है कि उनको किसी किस्म की साइकाइट्रिक हेल्प की जरूरत हो। जी, ये तो इसी किस्म का वाकया है। जैसे आपको याद होगा इस्लामाबाद में एक जो है वो गन लेके खड़े हो गया और 8 घंटे तक जो है पूरी इस्लामाबाद की बात आप कर रहे हैं जी, सुल्तान की बात कर रहे हैं, सुल्तान की बात कर रहा हूँ मैं। ब्लू एरिया के अंदर वो वाकया भी हुआ था जाके जिनको गिराया था, जहाँ पे जो है वो 6 घंटे तक उसने सारे लोगों को यरगमाल बना लिया, तो उसका भी एक मेंटल केस था। वही बात आती है कि देखिए गुस्सा भी आता है लोगों को, ये बात सही है, लेकिन ये बात जो होती है कि ये एक पब्लिसिटी का भी एक जरिया होता है। लेकिन जायद साहब यहाँ पे हुकूमत जो कम से कम उजरत मुकर्रर करती है, आपको पता है कि मजदूर को नहीं मिलती वो सही और ये भी आप इन हक़ाइक़ से आप आगाह हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो लोगों को वक्त पे तनख्वाहें देते नहीं हैं, या फिर बिल्कुल वो एक तरह से यहाँ तो बहुत कुछ होता है ना। बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ तनख्वाहों की बात नहीं है, इसमें तो लोगों को मुलाजमत भी नहीं मिलती है, तो उसमें ये तो नहीं होता कि आप हथियार उठा लें। जी जी, इमरान भी हमारे साथ नुमाइंदा हमारे कराची से। जी इमरान, इनफैक्ट क्या सूरत हाल इस वक्त, अगरचे यहाँ पे डिबेट हो रही है कि कुछ जहनी कैफियत तो ऐसी नहीं थी, वो डिस्टर्ब तो नहीं मेंटली, या वाकई एक बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम है, और कितने माह से तनख्वाह नहीं मिल रही, और क्या सिर्फ उनके साथ ये मामला है या फैक्ट्री के अंदर काम करने और दीगर मुलाजमीन के साथ भी ये कुछ बर्ताव हो रहा है? देखिए, जो अभी जो चीजें हमारी सामने आई है इब्तदाई तौर पर, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ फैक्ट्री के अंदर मौजूद है जो सबका मुलाजिम है इसका, ये सुपर हाईवे के ऊपर वाक़ है। यहाँ पर उसको बताया गया कि काम के दौरान एक ये जख्मी हो गया था, और जख्मी होने के बाद जो है वो छुट्टियों के ऊपर था। इसी दौरान जो है वो इस शख्स ने, जो इंतजामिया ने जो है वो सलीम शख्स को, जो अभी जो यहाँ पर वो बना हुआ है या कमाल बनाया हुआ लोगों को, इस मुलाजिम ने जो है वो उसको निकाल दिया, और उसकी 2 महीने की तनख्वाह है वो भी थी। और जख्मी होने के दौरान जो है वो उसकी बहन की शादी का भी सिलसिला चल रहा था, तो काफी माली परेशानी के अंदर शिकार था, और अभी तक जो है उसको वाजिबुल जो अदा रकम है वो दी नहीं गई है, और उसने बारहा राब्ता किया, चक्कर भी लगाए, लेकिन कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। जिसके बाद जो है वो इसने जो सलीम है, इसने यहाँ पर जो वो ये कदम उठाया है, और वहाँ पर फैक्ट्री के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है। लेकिन इमरान, एक शख्स के पास असला है और उसने कुछ लोगों को यरगमाल बनाया। इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हरकत में हैं, क्योंकि लोगों की जिंदगी को खतरा है। एक ऐसा शख्स जो मेंटली डिप्रेस है वो कुछ भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल, ये सूरत जो अब इत्तला मिली है, क्योंकि इससे ही जो है वो जो सलीम नामी शख्स है जिसने वहाँ पर जो अंदर फैक्ट्री के अंदर मुसल्ला होकर लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है, इसी में जो है वो वहाँ पर फैक्ट्री 15 के ऊपर पुलिस को इत्तला भी करवाई है, और अपना वीडियो बयान जो है वो वहाँ पर इसने जो मकसद सामने खुद बैठा हुआ है, और जो यरगमाल बना हुआ शख्स है उसने जो है वीडियो बना के तमाम सूरत हाल जो है वो बयान की है। इस वीडियो के अंदर इसके जो मुतालबात हैं और जो वजह क्या बनी इस पर निकाले जाने की, वो भी तमाम तक जो है वो बयान की गई है। और इमरान, इनफैक्ट आप कराची में हैं, कराची का इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, क्या वहाँ पे ऐसे इदारे हैं जो मुलाजमीन के साथ ये बर्ताव करते हों कि वहाँ पे लोग मुलाजमत कर रहे हों बट उनको तनख्वाहें या तो ताखीर से मिलती हों या फिर सरे से दीने जाती हों? जॉब सिक्योरिटी के इशूज़ हैं वहाँ के, जैसे पाकिस्तान के दीगर इलाकों में हैं?
हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये भी यहाँ पर जो अमूमन जो आए दिन जो चीज़ें हमारे पास शिकायत मौसूल होती हैं, उसमें यही होता है कि जो फैक्ट्री मुलाजमीन जो वर्कर्स हैं मेहनत का, उनको जो है वो वहाँ पर तनख्वाह जो है मुनासिब, एक तो जो गवर्नमेंट के साथ जो तय शुदा तनख्वाह है उससे भी कम इनका जो है वो बजट होता है, दिया जाता है इनको। और इसके बाद जो है वो जो चीज़ें हैं जैसे बीमारी के अंदर कोई इनकी हेल्प की जा सके, तो वो ऐसे कोई इक़दाम जो हैं वो मुस्बत इक़दाम जो है वो किए नहीं जाते, जिसके बाद जो मुलाजिम जो है वो वैसे ही तनख्वाहदार होता है और माली बहरान का शिकार होता है। तो ये इसने ये इक़दाम इस वजह से उठाया है कि इसकी तनख्वाह भी नहीं दी गई, इसको नौकरी से भी निकाल दिया। तो इसने अपने जो अदायगी है उसके लिए उसने रकम हासिल करने के लिए बहुत शुक्रिया इमरान, बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट यही कह रहे थे कि डिप्रेशन में थे ऐसे में कि जब उनकी लोगों के जब इस किस्म के मसाइल होते हैं और बिल्कुल ही जो मजबूर हो जाते हैं तो उसमें एक लिहाज से डिप्रेशन भी हो, लेकिन वही बात आती है कि यकीनी तौर पे जो है इसने बहुत ही इंतहाई मजबूरी में कदम उठाया होगा, लेकिन फिर वही बात आती है कि उसके बाद उससे कोई मसला हल नहीं होगा, बल्कि उसके लिए ज़िंदगी और ज़्यादा मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि इसके बाद क्या होगा शायद उसने सोचा भी नहीं होगा। और आप सिकंदर का जिक्र कर रहे थे, शायद वो भी इसी तरह मेरे ख्याल में जॉब करके। लेकिन आरफा की तरफ भी चलते हैं। जी आरफा, इनफैक्ट आपको भी लगता है कि तरीका जो चाह बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, अगरचे जायज़ नहीं है बिल्कुल, लेकिन लेबर कोर्ट से बाकी फोरम्स में जाना, एक शख्स जिसको तनख्वाह मिली नहीं है, जिसके जेब में पैसे ही नहीं है, वो कैसे किसी और फोरम को यूज कर सकता है? जी आरफा। जी शिराज साहब, मैं यही कहना चाह रही थी कि देखें, ऑब्वियसली डेस्परेट एक एफर्ट है, उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते, मगर हमारे यहाँ अगर इस तरह के वाकयात बहुत कम होते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यही माशी हालात और मजबूरी की तरफ से की वजह से कितने वाकयात होते हैं जिसमें कोई बाप अपने बच्चों को और बीवी को मार देता है, या जो माँ होती है वो अपने बच्चों को कत्ल कर देती है, खुदकुशी कर लेती है। तो ये हमारे यहाँ ट्रेंड तो बहुत है। शायद हमें इस तरह का वाकया कि जहाँ एक आदमी ने जाके दूसरों को हॉस्टेज बनाया है और धमकी दे रहा है, वो नया है, मगर माशी हालात की वजह से और डेस्परेशन की वजह से जो वायलेंस लोग अपने ऊपर या अपने खानदान वालों पे करते हैं, उस तरह के वाकयात तो हम आए दिन देखते हैं। सो उसके जस्ट टू पॉइंट आउट द ट्रेंड कि इस तरह के वाकयात होते तो बहुत है। इशू ये है कि हम के फाइनेंशियल मुसीबतों की वजह से लोग वायलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो वायलेंस चाहे वो अपने ऊपर और अपने खानदान वालों पे करे या वो बाहर दूसरों की तरफ, वो तो हम ट्रेंड यहाँ हर वक्त देखते ही रहते हैं। किसी और पर यकीनी तौर पे यही है, माशी मसाइल और इस तरह के मसाइल ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं। लोग अपने आप को यकीनी तौर पे इज़ा पहुँचाते हैं, और अब पहले आपने नोयत किया है कि जिसके अंदर ये इस्तेमाल किया जा रहा है बुनियादी तौर पे वेपन का, कि वो अगर उनको रिलीफ ना मिला तो वो अपने साथियों को भी खुदा न खासा नुकसान पहुँचा सकते हैं। यकीनी तौर पर जो मुनासिब फोरम्स हैं और जो मुतल्लिका फोरम्स हैं, इन मामले को सीरियसली टेकअप करना चाहिए ताकि वाक़यात आगे बढ़े ना। इसी के साथ आज का शो ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।